धनधान्य देई ही काळी आई धनधान्य देई जोडते मनाची नाती आमची माती आमची माणसं 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 नैसे यांनी आपल्या भाषणात कृषी बाजारपेठेत उत्पादनापेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व असल्यानं शेतीत परिवर्तन करण्याची गरज बोलून दाखवली. कृषी विभाग भविष्यात नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी सकारात्मक काम करील अशी ग्वाही त्यांनी या प्रसंगी दिली. देशातल्या माझ्या शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक शेतीचं महत्त्व कळावं म्हणून स्वतः राजेपाल महोदयांनी यामध्ये खूप मोठा पुढाकार त्यामध्ये घेतला आणि आज आपल्या त्यांनी एक परिषद कार्यशाळा आज आपल्या राज्यामध्ये आणि विशेषतः आपल्या पुण्यामध्ये या परिषदेसाठी राज्यपाल महोदय आले. त्याबद्दल मी प्रथमतः राज्याच्या तमाम सर्व शेतकरी बांधवांच्या वतीनं याचे आभार मानतो. खरं सगळ्यांना माहिती आहे की राज्यपाल महोदयांचे वैशिष्ट्य की स्वतःची त्याच्या हरियाणामध्ये 200 एकर शेतीमध्ये स्वतः त्यांनी हा एक यशस्वी प्रयोग करून या देशाला एक दाखवून दिलेलं आहे की भविष्यामध्ये आपण सर्वांनी नैसर्गिक शेतीला च्या बाजूने जाणं किती गरजेचं आहे. आज आपण पाहतो आपल्या शेतामध्ये शेतकरी पिकामध्ये एक चांगलं उत्पन्न मिळण्यासाठी उत्पादन वाढीसाठी रासायनिक खताचा किंवा आपण पाहतो आपलं कीटक मारण्यासाठी जर वापर जास्त करतोय त्यामुळे शेतीची गुणवत्ता ही आपोआप शेतीची मातीची गुणवत्ता ही आपोआप कमी होते आणि हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आणि जो पुढचा जो ग्राहक आहे त्याला चांगल्या प्रकारचं विषमुक्त त्याला अन्न हे मिळालं पाहिजे ही राज्यपाल महोदयांची एक मनोमन इच्छा आहे. आणि यासाठी आपल्या सर्वांना त्यांना एकत्र बोललेलं आहे. आणि मी त्यांचे आभार यासाठी मानतो की त्यांनी गुजरातमध्ये 14,000 गावामध्ये या नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून एक प्रचार आणि प्रसार करण्याकरता त्यांनी यामध्ये विद्यार्थ्यांपासूनच या सगळ्यामध्ये विद्यार्थ्यांचं पण खूप महत्व आहे. विद्यार्थी दशेपासूनच नैसर्गिक शेतीचं महत्व हे आपल्या सर्वांना समजलं पाहिजे, कळलं पाहिजे आणि काळाची गरज ओळखून आपण नैसर्गिक शेतीकडे वळलं पाहिजे. ही गरज राज्यपाल महोदयांची इच्छा आहे. आपण महाराष्ट्र खूप नशिबान आहोत की भाग्यवान आपल्याला एक नैसर्गिक शेतीचं महत्व पडून देणारे आणि इतर विषयातून सोडून द्या पण आपल्या आज जो आपण सगळे कृषी विभागाचे सगळे एक शास्त्रज्ञ विद्यापीठ सगळे प्रतिनिधी कृषी विभागाचे सगळे अधिकारी की आपलं भाग्य आपल्या राज्यात एक चांगले राज्यपाल एक कृषी विषय पाठ्यक्रम राज्य म्हणून आहे त्याचा आपल्याला निश्चित प्रकारे सर्वांना अभिमान आहे, सर्वांना गर्व आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी रासायनिक शेतीमुळे आपल्या देशात मानवी आरोग्याचं गंभीर आव्हान उभं राहिलं असून या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी नैसर्गिक शेती हा प्रभावी उपाय आहे याकडे लक्ष वेधलं. पुढील पिढ्यांचं आरोग्य जपण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला नैसर्गिक शेती करणारा शेतकरी अधिक गरजेचा ठरेल असं प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केलं. कि हम यदि रासायनिक खेती नहीं करेंगे तो उत्पादन घट जाएगा और देश भूखा मरेगा. आपको इस चिंता से हम मुक्त करने के लिए आ रहे. भूखा मरेगा जिस रास्ते पर चलने इससे अब इसको नहीं बदला. प्राकृतिक खेती की हमारी 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये वो हैं
जो आप सबकी यूनिवर्सिटी की तरह ये केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करती है, वही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष उन्होंने उसने रुचि ली। गुजरात में पहली और विश्व की पहली प्राकृतिक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आज वो वाइस चांसलर हम नहीं लेके आए। आपको ये लगता ये तो अपनी ही बात कह रही। मैं तो उन वाइस चांसलर को निवेदन करके लाया हूं तो आपके ही पद्धति से पढ़े हैं और वैसा ही यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे। लेकिन मैं अपने वाइस चांसलर का बहुत आभारी, चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। उन्होंने पूर्वाग्रह से रहित होकर ईमानदारी से पिछले 3 साल लगातार अपने फार्म पर रिसर्च किया और इन्होंने अब वो रिपोर्ट चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं उन्होंने भी ये सिद्ध किया। और मेरे इस कार्यक्रम के बाद उन्हीं के आपके यहाँ पर लेक्चर हो और आपसे मैं निवेदन करता हूँ खुल के लेक्चर के बाद आप प्रश्नोत्तर कर सकते। उनके साथ हमारे वो साइंटिस्ट भी है जिन्होंने बिल्कुल फील्ड में काम किया। पटेल साहब देख रहे हो की टीम आई थी। इन लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होगा, लेकिन वो आयाम 5 है वो पूरे करने। बीज का सिलेक्शन, बीजामृत से उसको संस्कारित करना, घन जीवामृत का कितना प्रयोग करना, हर पानी के साथ जीवामृत देना और उसका स्प्रे करना, धरती का आच्छादन करना जिससे धरती की फर्टिलिटी बढ़ेगी और उसका ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिलेगा, और एक ही समय पर अनेक फसलों को खेत में बोना। कुल ये 5 चीज। रासायनिक शेतीमुळे जमिनीचा पोत बिघडतो आणि जमिनीतले सूक्ष्मजीव पोषक घटक कमी होतात, असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं. आज रासायनिक खेती इतनी महंगी हो चुकी है कि किसान कर्जा लेता है और कर्ज लेकर के बीज, हाइब्रिड बीज जो किसान घर पर नहीं बना सकता वो कंपनियों ने बनाए और वो एक बार बो सकता, दूसरी बार बोया नहीं जा सकता। हमने कभी नहीं सोचा ऊपर से नीचे तक कि आने वाले समय कितना खतरनाक हो सकता जब हमारे अपने परंपरागत बीज बचेंगे ही नहीं और उन पे आधारित हो जाएंगे, उनकी मोनोपोली चलेगी। वो उस रेट कितने भी रेट पर उसको बेचेंगे वो खरीदना पड़ेगा। लूट वहां से शुरू हो गई। उस बीज को दोबारा बीज ही नहीं सकता, उसको लेना ही पड़ेगा, कितना ही पैसा मांगे वो देना पड़ेगा। यहाँ जो किसान हजारों साल से परंपरागत बीज बोते और किसान उनका सिलेक्शन भी करते थे, हम यदि थोड़ा प्रेरित करें, जब खेत में ही अनाज खड़ा है जो बहुत बढ़िया तने पर उसका बीज होता था उसको अलग से छान खाद लेते थे, अलग करते थे, फिर छानते थे, सर्टिफाई कर लेते थे और आपस में बदल लेते थे। किसान उसका मैंने ले लिया, मैंने उसका दे दिया, ऐसा करते हुए चल देते। और हमारी यूनिवर्सिटी जो बनी है, आप लोग जो देखते हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि इस दिशा में यूनिवर्सिटीज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे देशी परंपरागत बीजों को उन्नत करना। रासायनिक घटकांशिवाय शेती करणं शक्य नाही, हा गैरसमज आहे आणि नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादनात घट होणार नाही, असं सांगून त्यांनी आपल्या शेतीतील प्रयोगाची माहिती दिली. ये जो प्राकृतिक खेती जिसकी बात मैं आपके बीच में कर रहा हूँ और आप इसको जानते नहीं लगे,
इस खेती में किसान को बाजार से कुछ भी नहीं लाना पड़ता। इसमें केवल भारतीय नस्ल की देशी गाय उसके घर में रहनी चाहिए। उसी के गोबर और गोमूत्र में वो सारे गुण हैं जो प्राकृतिक खेती के लिए वरदान है। और हम जीवामृत बनाते हो, घन जीवामृत, दो ही घटक है और इन दोनों में क्या पड़ता है? 1.5 से 2 किलो गुड़ पड़ता, गुड़, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन पड़ता। और बेसन में जो चलते हैं उनमें नीचे का गंदा बंदा जो पड़ा रहता वो भी किसान ले दे, उसकी क्वालिटी शो को इसकी भी जरूरत नहीं रहती, बस वो उन तत्वों से पूर्ण हो जाए। अब दालें जो हैं पंसिल, वो भी किसान ही खेत में पैदा करता है, और शेरडी से उसका गुड़ बनता है, ये भी किसान ही पैदा करता है। गाय उसकी घर की है, 2 मुट्ठी मिट्टी चाहिए वो उसे खेती है। इससे ज्यादा हमने कुछ चाहिए ही नहीं। धरती में पौधे का भोजन बनाने वाले सभी पोषक तत्व हैं, लेकिन वो जड़ अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। उनसे पौधे का भोजन बनाने का काम करते हैं बैक्टीरिया, और वो अलग अलग सैकड़ों हजारों प्रकार के। यदि गो ज्यादा होंगे तो भोजन ज्यादा बढ़िया बनाएंगे, और नहीं होंगे तो नहीं बनाएंगे, है ना? यही है ना करीब मित्र जी? आया ये अच्छा, ये होंगे तो भोजन बनेगा, और ये यही नहीं बचेंगे तो फिर भोजन कैसे बनेगा? अब ईमानदारी से बताओ, आप वाली खेती जो आप लोगों को पढ़ा रहे, ये उन सूक्ष्म जीवाणुओं को मारती है या बचाती? क्यों साहब, मारती है ना? तो जब हम अपने दोस्तों को ही दुश्मन माने बैठे, अपने भोजन देने वाले को ही मार रहे, तो हमारा भला कौन करेगा? कौन करेगा हमारा? और कब तक दिमाग में नहीं सोचते? आज देख रहे आने वाली पीढ़ियां जो आप और हम बच्चे पैदा कर रहे और पोतों की इच्छाएं कर रहे, उनको क्या दे के जाएंगे? आमची माती आमची माणसं जीवामृताच्या वापरामुळे जमिनीत सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढते. देशी गाईच्या शेणात उपयुक्त जीवाणू मोठ्या प्रमाणात असतात असं ते म्हणाले. प्राकृतिक खेती ये धरती के उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगी, तो वो आने वाली पीढ़ियों का पेट भरने का काम वो करेगी। और अभी यूएनओ की रिपोर्ट आई अभी 10 दिन पहले, उसने रिपोर्ट दी है कि इस समय रासायनिक खेती से 10% उत्पादन कम हो चुका है। समझ में आएगा? इस रासायनिक खेती से धरती बंजर हो गई, जिस कारण इस समय 10% उत्पादन कम हो रहा, खर्चा बढ़ रहा है, उत्पादन घट रहा, किसान की लागत बढ़ रही है, उसकी आय घट रही। इससे और खतरा पैदा होने वाला। और ये जो प्राकृतिक खेती है ना, इसमें कोई काम नहीं तो हमारी पद्धति, इसमें जीवामृत घन जीवामृत बनाते, इसका काम है सूक्ष्म जीवाणुओं को दोबारा धरती में लाना, जो मार दिए उनको दोबारा फिर पैदा करना, और वो होता है जीवामृत से। कैसे होगा? हमें ब्रह्म लेते 200 लीटर का, छाये में रखते का पशु बनते, लगभग 180 लीटर उसमें पड़ेगा। अब नंबर दूसरा आएगा, यहाँ पर पशुपालन विभाग के अधिकारी भी है ना, है ना? अब उनके लिए ही लिखा, उनके बिना हम नहीं चल पाए। वो हमारी रीढ़ पशुपालन विभाग के लोग अपनी जिम्मेदारी को जितनी मेहनत से करेंगे उतना ही भारत के भाग्य विधाता बनेंगे। इस पर भी रिसर्च किया और बड़ा टेक्निकल रिसर्च हुआ इस पे, वे एक जगह नहीं, बहुत यूनिवर्सिटी ने किया। ऊंट, गधा, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस सबके किए, ऑस्टिन ब्रीजन जर्सी गाय, किसी में इतना गुण नहीं मिला जो भारतीय नस्ल की इंडिजिनस काउज में मिला। केवल भारतीय नस्ल की गाय है।
ये परमात्मा की एक देन है। मानो उनकी आंतों में भगवान ने ये क्या ना बैक्टीरिया की फैक्ट्री लगा के भेजा। अब क्या करते हो, प्रण है 180 लीटर पानी उसमें। ये स्वस्थ देसी गाय 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर देती, इतना ही गोमूत्र देती। वो ड्रम में डाल देते हैं गुड़, और इसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसा, उसको बाहर मिला के, और उसमें 2 मुट्ठी मिट्टी किसी बड़े पेड़ के नीचे की। बड़े पेड़ के नीचे की क्यों? क्योंकि उस किसान की खेती में तो कुछ छोड़ा ही नहीं हमने, वो तो बंजर, उसमें कुछ नहीं यूरिया दिए थे, बर्बाद कर दिया उसको। उसमें बैक्टीरिया जीवाणु है नहीं, इसकी नहीं डालनी है। बड़े पेड़ के नीचे क्योंकि यूरिया डीएपी की कृपा नहीं हुई है, वहां बैक्टीरिया का शानदार है। उस मिट्टी को इसमें डालो, आधा किलो, 2 मुट्ठी, और फिर लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम। कुल आपने, क्योंकि गर्म प्रदेश है आपका, तो 5 ही दिन में तैयार हो गए। और यही बैक्टीरिया ने जो धरती में पड़े फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जो जरूरत है, उनको तोड़ते हैं, उनको खाते हैं, उनसे भोजन बना के पौधे की जड़ को देते। जो रासायनिक खेती से धान जिस किसान ने किया, उसने प्रति एकड़ 20,000 रुपया खर्च किया, और मैंने प्रति एकड़ 2,000 रुपये खर्च किए, क्योंकि वो मजदूर डालता है ना इसको, उसके लिए। अब आप हिसाब लगाइए, अभी रासायनिक वाले ने 100% पानी प्रयोग किया, मैंने 50% पानी प्रयोग किया। प्राकृतिक खेती में पानी भी 50% कम लगता। अगला, उसने उत्पादन 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ लिया रासायनिक वाले, मेरा 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा को प्राकृतिक। अब उसको खाएगा तो कैंसर होकर अस्पताल में जाएगा, और तेरे को खाएगा तो ओलंपिक में पहलवानी में जाए। और नहीं बहुत, मैंने धरती को उपजाऊ बनाया, उसने बंजर बनाया, कोई अंतर नहीं इस बात का। तो मेरे आदमियों, मैं बहुत नम्रता से 1-2 बात मैं अंदर से कटोर के जाता हूँ, वो पिंड आदत कि हम कहाँ जा रहे, इतना। लेकिन ध्यान रखो, मेरे आपके बच्चे भी वही खा रहे तो हम खेत में पैदा करें, और जो परिणाम मिल रहे वो घर में भी होने वाले। तो यदि किसान को गाय के साथ जोड़ दिया जाए, उसकी ब्रेन उन्नत कर ली जाए, तो किसान का भी जीवन स्तर बनेगा, और आने वाले समय पर प्राकृतिक कृषि का भी अभियान लड़ेगा। कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका मांडली। महाराष्ट्रानं या दिशेनं प्रयत्न सुरू केले असून नैसर्गिक शेतीचं क्षेत्र वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली। सर, ये आपका जो आज मार्गदर्शन है, जो आज लगभग 300 एकेडमिशियंस के सामने हुआ है, मुझे सर 24 अक्टूबर को आपने राजभवन में किया, वहाँ पर मुझे सुनने का प्रिविलेज हुआ कि हमको अगर किसानों तक ले जाना है तो इसके लिए कृषि विद्यापीठ और केमिकी के माध्यम से एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तैयार करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सहायक कृषि अधिकारी हैं, और जो एक्सटेंशन वर्कर हैं, वो एक प्रकार का यूनिफॉर्म मैसेज दे सके। तो मेरी सर्व विश्वविद्यालयों को भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो ज्ञान है, और सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने स्वतः एक पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक को आप पढ़ें, तो बहुत डिटेल में यही बातें दी गई हैं। तो उसको एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की, किसान ने उसकी जो एक सोयाबीन हो, कॉटन हो, मेज हो, या कोई भी क्रॉप हो, उसको करते समय किस बातों की जानकारी होनी चाहिए, उसमें एक्शन पॉइंट्स क्या हैं, कब कब क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जल्दी से तैयार करते दें। या परिषदेच्या निमित्तानं नैसर्गिक शेतीचं महत्त्व राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल हे निश्चित।